साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी अपदस्थ। कहानी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आइए कहानी सुनते हैं। भुवन का पत्र आते ही घर में जैसे भूचाल आ गया था। 2 साल पहले जब उसकी शादी की खबर आई थी, घर में ऐसे ही तूफान बरपा हुआ था। उसके पिता ने तब कहनी अनकहनी सब सुना दी थी। बेटा सामने नहीं था, इसलिए माँ को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। अंत में उन्होंने वही वाक्य दोहरा दिया था जो सदियों से बिगड़ैल बच्चों के पिता बोला करते हैं, तुम्हारे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। यानी कि बच्चा अगर सीधी राह पर चल रहा है तो वह अपने बाप का बेटा है। जरा लीक से हटा नहीं कि सारा दोष माँ के सर मढ़ दिया जाता है। आचार्य साहब का तर्क था कि इस घर में आज तक उनकी हर आज्ञा का पालन होता रहा है। उनके फैसले के विद्रोह जाने की जरूरत आज तक किसी ने नहीं की। उनके भाई बहन सिर झुकाकर उनकी हर बात मानते रहे हैं, पर इस नालायक बेटे की वजह से उनके सामने भी उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा है। अगर माँ की शह ना होती तो बेटा यह साहस कभी नहीं कर पाता। वैसे आचार्य साहब का कहना एकदम गलत भी नहीं है। पिता की अवाज्ञा की सलाह भुवन को उसकी माँ ने ही दी थी। उसे सीधे सीधे अवाज्ञा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज्ञा मांगी ही नहीं थी। भुवन की माँ ने उसे समझा दिया था कि अगर सचमुच उस लड़की से प्यार करते हो तो चुपचाप शादी कर लो। पिता की अनुमति लेने के फेर में पड़ोगे तो पछताओगे। इकलौते बेटे की शादी के सारे अरमानों को मन में दफन कर लेने के बाद छाया ने कलेजे पर पत्थर रख लिया था। पत्नी के इस अपराध को आचार्य साहब कभी माफ नहीं कर सके थे, पर छाया भी क्या करती। इस घर का इतिहास वह देख चुकी थी। उसका देवर सतीश एक ऐसी लड़की से प्रेम कर बैठा जो बापूजी के प्रतिद्वंदी की बेटी थी। बाबूजी तो उस समय थे नहीं, पर माँ ने और बड़े बेटे ने फतवा जारी कर दिया था कि उस घर की बेटी इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी। सालों बाद उसने अपने बेटे को जो सलाह दी वही उस समय सतीश को देना चाहती थी। कहना चाहती थी कि चुपचाप शादी कर लो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी माँ सब दिन तो बैठी नहीं रहेगी, पर यह सब कहने की उस समय हिम्मत नहीं हुई। एक तो वह खुद नई थी, शादी को 4-5 साल ही हुए थे। वह खुद अभी घर में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में कोई भी गलत कदम उसके लिए घातक सिद्ध हो सकता था। अगर सतीश जरा भी विद्रोह तेवर दिखाता तो वह उसका साथ दे सकती थी, पर उसे विद्रोह के लिए उकसाने की गलती वह कैसे करती। एक चिंगारी भर उसे मिल जाती तो वह आग लगा सकती थी, पर वहां तो सब ठंडा मामला था। सतीश ने चुपचाप सर झुकाकर घर वालों का फैसला स्वीकार कर लिया और माँ की पसंद की लड़की से शादी रचा ली। यह तूफान तो खैर उठने से पहले ही शांत हो गया। फिर 2-3 साल बाद नीलू की समस्या उठ खड़ी हुई। उसे अपने सहपाठी से प्यार हो गया था। वह विजातीय तो था ही, दुर्भाग्य से उसका सामाजिक स्तर भी बहुत अच्छा नहीं था। अफेयर तो शायद कब से चल रहा था, पर माँ के रहते नीलू को यह बात उठाने का साहस नहीं हुआ। उसे क्या मालूम था कि बड़े भैया भी इसके विरुद्ध है। उन्होंने साफ कह दिया कि इस फटीचर आदमी की बारात मेरे दरवाजे नहीं आएगी। लड़का अगर जरा भी ढंग का होता तो सोचा जा सकता था, पर यहाँ तो सभी कुछ गड़बड़ है। प्रेम करने से पहले कुछ तो सोचा होता। छाया का मन हुआ कि पति से कहे कि प्रेम कुंडलियां मिलाकर नहीं किया जाता। वह तो हो जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसे हमेशा लगता रहा कि वह भी शायद कहीं चोट खाए हुए हैं, इसलिए इतने असहिष्णु हो गए हैं। आचार्य साहब ने बहन से कह दिया था कि तुम चाहो तो रजिस्टर शादी कर लो, पर उसके बाद इस घर से कोई वास्ता ना रखना। जब सतीश जैसा नौजवान वह बागी तेवर नहीं थे तो नीलू तो बेचारी लड़की थी। उसने चुपचाप अपने तानाशाह भाई के आगे हथियार डाल दिए। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से धूमधाम से शादी रचाकर नीलू अब विदेश में बस गई है। वहां अब पुरानी स्मृतियों को लेकर बिसुरती रहती है।
अपने असफल प्रेम का मरसिया गाती रहती है। सतीश का हाल भी कुछ अलग नहीं है। अपनी भरी पूरी गृहस्थी के बीच भी वह अपराध बोध से ग्रस्त है, उदास बना रहता है, खुद भी दुखी होता है और पत्नी को भी दुखी करता है। अपने प्रेम व्यापार में भुवन ने तो इन सबको पीछे छोड़ दिया। उसने तो जाति, धर्म, देश सभी सीमाओं का उल्लंघन कर डाला। जब उसने पहली बार माँ के सामने अपने प्रेम की बात बताई तो माँ ने उसे समझाइश दी, बेटा, इस विवाह के लिए पिता की आज्ञा की, उनके आशीर्वाद की अपेक्षा मत करना। कल्पान तक प्रतीक्षा करोगे तब भी वह तुम्हें नहीं मिलेगी। अगर सचमुच उस लड़की से प्यार करते हो तो वहीं चुपचाप शादी कर लो और सुखी रहो। पत्नी के इस अपराध को आचार्य जी कभी माफ नहीं कर पाए और अब भुवन का पत्र आया है कि वह पत्नी और बच्चे के साथ उनका आशीर्वाद लेने आ रहा है। यह पत्र उसने पिता के नाम ही लिखा था, पर खुश होने के स्थान पर वे तिलमिला गए थे और पत्र के टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने पत्नी के सामने ही छितरा दिए थे। वे जानते थे कि यह सब अनायास ही नहीं हुआ है। बागी बेटे के साथ पत्नी का संपर्क बराबर बना हुआ है, इसकी जानकारी उन्हें थी। उन्हें मालूम है कि पत्रों का, चित्रों का आदान प्रदान होता रहता है, फोन पर भी घंटों बातें होती है। यह सब कुछ उनसे छिपकर किया जाता है, फिर भी उन्हें पता तो चल ही जाता है। पत्नी का चेहरा देखकर ही वे सारा समाचार जान लेते हैं। आचार्य साहब को पक्का विश्वास था कि इस सद्भावना यात्रा का निमंत्रण भी पत्नी की ओर से ही गया होगा। भुवन अपने से तो शायद इतनी हिम्मत ना कर पाता, इसलिए पत्र पढ़ने के तुरंत बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया था, वह नालायक मेरे घर में नहीं आएगा। तुम्हें अगर मिलने का शौक है तो किसी होटल में कमरे बुक कर लो, उसे वहीं बुला लेना। अपने इस निर्णय से बड़े आत्ममुग्ध, आत्मतुष्ट बने हुए थे कि एक जोरदार झटका लगा। एक दिन दफ्तर से लौटकर देखते हैं कि छाया माली को लेकर बंदरवान लगवाने में व्यस्त है। बीच बीच में फूलों की मालाएं लटक रही है। मुख्य दरवाजे के सामने सुंदर सी अल्पना सजी हुई थी। रंगों की ताज़ा चमक से ही पता लग रहा था कि अभी अभी बनाई है। सारा सरंजाम देखकर वे क्रोध से फुफक उठे। ये क्या हो रहा है? छाया ने शांति भाव से उत्तर दिया, कल भुवन लोग आ रहे हैं ना, नई बहू पहली बार आएगी तो क्या सूने दरवाजे से गृह प्रवेश करेगी? आचार्य साहब तिलमिला गए। मैंने कहा था ना, मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। और यह कहते हुए जैसे ही वे आगे बढ़े, छाया ने उनका रास्ता रोक लिया। पता नहीं कैसे उसे आभास हो गया था कि वह अब जूते से उसकी अल्पना को रौंदने ही वाले हैं। पति के आवेश को वही थमाने के बाद उसने शांत स्वर से कहा, आप भीतर चलकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं चाय लगवाती हूँ। पत्नी की भाव मुद्रा देखकर वे समझ गए कि नौकर चाकरों के सामने तमाशा करना उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वह पैर पटकते हुए भीतर चले गए। माली को आवश्यक निर्देशक देकर छाया किचन में गई और उसने पंडित से कहा कि चाय कमरे में ही लगा दे। साहब बाथरूम से निकले तब तक चाय लग चुकी थी। छाया ने दरवाज़ा हल्के से उड़ला दिया। वह समझ गए थे कि उन्हें घेरने का पूरा बंदोबस्त हो चुका है, पर वे भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने कड़क कर पूछा, जब मैंने मना किया था कि वह नालायक मेरे घर नहीं आएगा तो स्वागत का यह सरंजाम क्यों किया जा रहा है? आप चाय लीजिए, ठंडी हो रही है। छाया ने अपना कप उठाते हुए कहा, पहले मेरी बात का जवाब दो। जरूर दूंगी, इसलिए चाय कमरे में ही मंगवाई है। मैं आपके सब प्रश्नों के उत्तर दूंगी, पर आप पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कौन सा सवाल? ये जो आप उस दिन से बार बार कह रहे हैं कि मेरे घर में यह नहीं होगा, वह नहीं होगा, तो क्या घर सिर्फ आपका है, मेरा नहीं? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या मतलब, मैं और तुम क्या अलग है? यही तो कहना चाहती हूँ। माना कि इस घर में आपका पैसा लगा है, पर मैंने तो अपना पूरा जीवन इसमें लगा दिया है। क्या इसका कोई मूल्य नहीं है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? यही
कि ईंट, गारे और सीमेंट से जो बनता है वह सिर्फ मकान होता है। उसे घर की शक्ल तो औरत देती है। औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, चाहे तो उसे नर्क में तब्दील कर सकती है। मैंने आपके इस घर को मंदिर सा पावन और सुंदर बनाने में जीवन के पूरे 28 साल लगा दिए। मेरे कारण ही आपकी माँ का बुढ़ापा अमन चैन से गुजरा है। मेरी बदौलत माँ बाप की मृत्यु के बाद भी नीलू का पीहर बना हुआ है। सतीश को भी जब भी घर की याद आती है निसंकोच यहाँ चला आता है। क्या उसका श्रेय मुझे नहीं देंगे? क्यों नहीं भाई, मैं तो हमेशा सबसे तारीफ करता रहता हूँ। माँ भी तुम्हारी प्रशंसा करती थकती नहीं थी। लेकिन इसके बदले में आपने मुझे क्या दिया, यह तो सोचिए। मैंने आपके भाई की बहन की धूमधाम से शादी की। उनके सारे तीज त्योहार, सारे लोकाचार मन लगाकर किए, पर अपने इकलौते बेटे की शादी का अरमान मन ही में रह गया। आपका अपना अहम इतना बड़ा हो गया कि बेटे की ममता उसके सामने बौनी पड़ गई। लेकिन मेरा बेटा आपकी तरह कठोर नहीं है। उसने मेरी पीड़ा को समझा है, मेरी तड़प को महसूस किया है। इसलिए आपकी नाराजगी का खतरा उठाकर भी वह यहाँ आ रहा है। और मेरे इस बहादुर बेटे को इस घर में आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह घर जितना आपका है मेरा भी है। पत्नी के इस लंबे वक्तव्य से विचलित आचार्य साहब कुछ मुनासिब से उत्तर के लिए शब्द जुटा रहे थे कि दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। क्या है पंडित, बोलो, छाया ने कहा। पंडित भीतर आया और विनम्र स्वर से बोला, नारायण पूछ रहा है कि कहीं जाना तो नहीं है, गाड़ी लगा दूं? छाया ने प्रश्नार्थ मुद्रा से पति की ओर देखा। उनका चेहरा निरा सपाट था। उसने कहा, नारायण से कहो अभी तो घर चला जाए, पर उसे सुबह 7 बजे यहाँ आना है। और हाँ, असलम को भी साथ ले आए। बाबा को लेने एयरपोर्ट जाना है, दोनों गाड़ियाँ जाएंगी। पत्नी की इस आधिकारिक वाणी से चकित आचार्य साहब मुंह बाएं उसकी ओर देखते ही रह गए। उन्हें लगा कि उनकी सत्ता का प्रसाद भर भरा कर गिर पड़ा है, धराशायी हो गया है और अपने ही घर में वे शरणार्थी हो गए हैं। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी अपदस्थ। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।